Very good afternoon, students. I am your physical education teacher, and today's topic is sports medicine. This is also our new chapter, and today we are start with the concept, aim, and scope of sports medicine. So let's start the chapter. स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है वो हेल्थ केयर की एक ब्रांच है जो डील्स करती है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस। ये जो है कॉन्सेप्ट होता है हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन का। अब अगर हम बात करें स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की, तो अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन नहीं होएगी तो कोई भी जो एथलीट है वो खेल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा इंजरीज़ को। उस सिचुएशन में जो उनकी लाइफ वो काफ़ी टफ हो जाती है, तो अगर वो समझ नहीं पाएगा किस टाइप की इंजरी है तो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। और साथ में ही इनकी परफॉर्मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि किस टाइप की इंजरी होती है। और वैसे भी छोटी मोटी इंजरीज तो एथलीट्स को लगती ही रहती है। ये एक अलग से सब्जेक्ट भी होता है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है ये एक। इन फ्यूचर अगर आपको कोई कोर्स करना है तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में भी उभर कर आता है स्पोर्ट्स मेडिसिन। उसके बाद हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ सकते हैं, तो कुछ है मेरे पास पॉइंट्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला पॉइंट है हमारे पास जो वो है स्पोर्ट्स एंड फर्स्ट एड। स्पोर्ट्स और फर्स्ट एड के बारे में हमको जानने को मिलता है इसमें। स्कोप इसका ये है पहला, और दूसरा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर उसके स्ट्रक्चर को या मसल स्ट्रक्चर को हम नहीं जानेंगे तो क्या उसकी इंजरीज़ को क्योर कर पाएंगे हम, तो उसको जानने में हेल्प मिलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फीमेल एंड स्पोर्ट्स। अगर हम फीमेल के स्पोर्ट्स को नहीं जान पाएंगे, किस एज ग्रुप में कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाता है, तो हम आगे नहीं कर सकते क्योर इंजरीज़। कुछ इंजरीज़ होती हैं या कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जो एज के हिसाब से भी खेले जाते हैं। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं काफ़ी कॉम्बैट होते हैं, मतलब कि काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, और कुछ होते हैं काफ़ी पीसफुली खेले जाते हैं। तो वो हमारे को कब पता लगे, जब हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी और रिहैबिलिटेशन। जब हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसकी हम रिहैबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब दोबारा से वैसे ही वर्क कैसे करवा सकते हैं उस बॉडी पार्ट को जहाँ पर इंजरी हुई है। सपोज़ करो हमारे लेग में फ्रैक्चर आ चुका है, हमने प्लास्टर लगवाया, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे को पता नहीं होगा बायोमैकेनिज़्म हमारे को उस बॉडी पार्ट का पता नहीं होगा कि कहाँ को मूव करता है और कैसे मूव करता है, तो हम क्या है कि उसको पिछली बार की तरह जैसे नॉर्मल हमारा पाँव था वैसे ही उसको वर्क नहीं करवा सकते, और वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट बनकर रह जाता है, वो फुल मूवमेंट, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाता। उसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास फिटनेस फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कैसी हमारी गेम है, कैसा हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर हमारे को उसके बारे में पता है कि कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे यूज़ होते हैं, क्या क्या डोमिनेंट रहता है, हमारे को स्पीड रहती है, एंड्योरेंस रहती है, ठीक है। अगर ये सब कुछ पता है तभी हम उस हिसाब से अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देंगे, अपने बॉडी पार्ट्स को उस सिचुएशन में लाने के लिए जिस सिचुएशन में हमारे को पता है कि ये स्पोर्ट्स खेली जाती है, तैयार करेंगे थ्रू स्पोर्ट्स मेडिसिन। अब बात कर लेते हैं हम एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो हाँ, ये हमारे को ज़रूरत क्यों है, किस लिए हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, तो आइए हम जानते हैं इस बारे में। पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एथलीट्स अबाउट इंजरीज़। सही बात है, अगर हमारे एथलीट्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि यार ये फ्रैक्चर ऐसे टूटा है,
फ्रैक्चर ऐसे हो चुका है हमारी बाजू में खेलते खेलते, या क्रिकेट खेल रहे बॉल लग गई है, फिंगर टूट गई है, हमारी फिंगर पे बॉल लगी, फिंगर टूट गई। अगर हमारे को नहीं पता होगा तो हम उस बॉडी पार्ट के साथ काफ़ी मतलब कि बहुत ही ख़तरनाक बात हो सकती है उस बॉडी पार्ट के लिए, और वो क्या पता इन फ्यूचर वो सही ना हो, तो वो डिसेबिलिटी भी बन सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द कॉजेज़ ऑफ इंजरीज़। हाँ, कॉज क्या है, कारण क्या हो सकता है उस इंजरी का, उसकी नॉलेज देता है हमारे को स्पोर्ट्स मेडिसिन। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास, टू प्रोवाइड मीन्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज एंड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरीज। यह हमारे को बताता है कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इंजरी के हिसाब से, और क्या उसको रिहेबिलिटेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंजरी। अगर सपोज करो हमारा लिगामेंट फ्रैक्चर हो चुका है, तो हम कैसे उसको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, कैसे हम उसके ऊपर वर्कलोड डालेंगे जब वो ठीक होगी, तो उस कैसे हम मूवमेंट करेंगे। मसल टियर हो जाता है या पैर ट्विस्ट हो जाता है, हम अगर सिंपल सी एक बात करें, अगर मैं आपको एक सिंपल सी इंजरी बताऊं, तो जब हमारा पैर ट्विस्ट होता है तो कई लोग जो हैं उनको पता ही नहीं लगता कि क्या करना, वो इतना बड़ा सूज कर बैठ जाता है, डबल हो जाता है पाँव। तो उस सिचुएशन में क्या करना है हमारे को, जब हमारा पाँव ट्विस्ट होता है तो हमारे को आइसिंग करनी चाहिए सबसे पहले। उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है, वो रुक जाती है, ठीक है। जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो जाम हो जाती हैं जो ब्रेक हुई पड़ी हैं। उसके बाद क्या करना है, रेस्ट देनी है, आइसिंग करनी है, फिर रेस्ट देनी है 72 घंटों तक, ऐसे हाफ एन आवर के गैप में हमारे को जो है आइसिंग देनी है, ठीक है। और गर्म पट्टी टाइप जो होता है वो बांध के रखनी है। उसके बाद क्या होगा, जो रिहैबिलिटेशन की बारी आती है, उसके बाद जब रिहैबिलिटेशन करनी है तो स्लो मूवमेंट करनी है, उसकी रोटेशन करनी है एंकल की। एंकल ट्विस्ट है हमारा तो रोटेशन करेंगे हम, स्ट्रेचिंग करेंगे हम, तो जिससे क्या है कि दोबारा वैसे ही वर्क करना शुरू हो जाएगा हमारा फिट जैसे पहले किया करता था। नहीं तो क्या होता है, कई बार रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट, अकड़ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू अवेयर द स्पोर्ट्स पर्सन एंड एथलीट अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट गेम्स। हाँ, अवेयर करना हमारे को स्पोर्ट्स पर्सन को या एथलीट को कि कितनी प्रकार की इंजरीज़ हो सकती है। मस्कुलर इंजरीज़ हो सकती है, या बोन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड इंजरीज़ हो सकती है हमारे को, उसके बारे में हमारे को ब्रीफ करवाना है अपने एथलीट को, अपने प्लेयर को। और वो पॉसिबल होगा जब हम स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है, टू कंसंट्रेट ऑन द कॉजेज़ ऑफ इंजरी। क्या कारण हो सकता है जिस कारण हमारे को इंजरी हुई है। सपोज करो एक एथलीट है, उससे सबसे खेलने से पहले वो वार्म अप करता है, अपनी बॉडी को रेडी करता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। तो अगर उसने वो चीज़ जो है, वो वार्म अप जो है वो प्रॉपर नहीं किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इंजरी का कारण बन सकता है। या वो एथलीट जो है वो ओवरलोड हो चुका है, वो ओवरलोड की कंडीशन में है, वो उसने जो है वर्कआउट इतना ज़्यादा कर लिया है कि उसकी जो बॉडी है वो उसका साथ नहीं दे पा रही है ड्यूरिंग इवेंट, या आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग गेम, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे को कॉज जानना है, या हम अच्छी तरह रेस्ट नहीं कर पाए, हम रिकवर नहीं कर पाए, रिकवरी नहीं है हो पाई हमारी, उस सिचुएशन में भी हमारे को क्या है, इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे को फोकस करना है कारण पे, कि किस कारणवश हमारे को जो है इंजरी हुई है या हो सकती है। अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। हम कॉन्सेप्ट और एम को एक में ही लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का पॉइंट है वो है बायोमैकेनिक्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। हमारे को एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में,
ठीक है, किन्जियोलॉजी के बारे में, ये हमारे को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को अपनी बॉडी पार्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, अपनी एनाटॉमी की, अपनी बोन स्ट्रक्चर या स्केलेटन सिस्टम की नॉलेज नहीं होगी, तो हम इंजरी को क्योर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड एंड एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, एंड्योरेंस जिससे हमारे को परफॉर्मेंस मिलेगी, कैसा हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होना चाहिए जिससे हमारे को परफॉर्मेंस में हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन आ जाता है, मेटाबॉलिज्म रिलेशन आ जाता है ड्यूरिंग कंपटीशन, और उसके बाद परफॉर्मेंस रिकमेंडेशन आ जाता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से हम कैसे न्यूट्रिशन लेंगे या हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी फंक्शन इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस एक्सरसाइज इन। अब कैसा हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि कैसे हमारा हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, कैसा फंक्शन कर रहा है, कितना योगदान है उसका परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में, तो वो चीज़ भी आ जाती है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन। कार्डियोवैस्कुलर, जी हाँ, कार्डियो से हमारा मतलब है हार्ट वैस्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन। अगर हमारे को कोई डिसीज़ है, खून की या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस सिचुएशन में हमारे को कैसे प्रिवेंशन लेने हैं, कैसे रिहैबिलिटेशन करनी है, वो सब हमारे को जो है बताता है स्पोर्ट्स मेडिसिन।
Very good afternoon, students. I am your physical education teacher, and today's topic is sports medicine. This is also our new chapter, and today we are start with the concept, aim, and scope of sports medicine. So let's start the chapter. स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है वो हेल्थ केयर की एक ब्रांच है जो डील्स करती है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस। ये जो है कॉन्सेप्ट होता है हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन का। अब अगर हम बात करें स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की, तो अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन नहीं होएगी तो कोई भी जो एथलीट है वो खेल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा इंजरीज़ को। उस सिचुएशन में जो उनकी लाइफ वो काफ़ी टफ हो जाती है। तो अगर वो समझ नहीं पाएगा किस टाइप की इंजरी है तो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। और साथ में ही इनकी परफॉर्मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि किस टाइप की इंजरी होती है। और वैसे भी छोटी मोटी इंजरीज तो एथलीट्स को लगती ही रहती है। ये एक अलग से सब्जेक्ट भी होता है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है ये एक। इन फ्यूचर अगर आपको कोई कोर्स करना है तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में भी उभर कर आता है स्पोर्ट्स मेडिसिन। उसके बाद हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ सकते हैं, तो कुछ है मेरे पास पॉइंट्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला पॉइंट है हमारे पास जो वो है स्पोर्ट्स एंड फर्स्ट एड। स्पोर्ट्स और फर्स्ट एड के बारे में हमको जानने को मिलता है इसमें। स्कोप इसका ये है पहला, और दूसरा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर उसके स्ट्रक्चर को या मसल स्ट्रक्चर को हम नहीं जानेंगे तो क्या उसकी इंजरीज़ को क्योर कर पाएंगे हम, तो उसको जानने में हेल्प मिलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फीमेल एंड स्पोर्ट्स। अगर हम फीमेल के स्पोर्ट्स को नहीं जान पाएंगे किस एज ग्रुप में कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाता है, तो हम आगे नहीं कर सकते क्योर इंजरीज़। कुछ इंजरीज़ होती हैं या कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जो एज के हिसाब से भी खेले जाते हैं। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं काफ़ी कॉम्बैट होते हैं, मतलब कि काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, और कुछ होते हैं काफ़ी पीसफुली खेले जाते हैं। तो वो हमारे को कब पता लगे, जब हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी और रिहैबिलिटेशन। जब हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसकी हम रिहैबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब दोबारा से वैसे ही वर्क कैसे करवा सकते हैं उस बॉडी पार्ट को जहाँ पर इंजरी हुई है। सपोज़ करो हमारे लेग में फ्रैक्चर आ चुका है, हमने प्लास्टर लगवाया, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे को पता नहीं होगा बायोमैकेनिज़्म हमारे को उस बॉडी पार्ट का पता नहीं होगा कि कहाँ को मूव करता है और कैसे मूव करता है, तो हम क्या है कि उसको पिछली बार की तरह जैसे नॉर्मल हमारा पाँव था वैसे ही उसको वर्क नहीं करवा सकते, और वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट बनकर रह जाता है, वो फुल मूवमेंट, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाता। उसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास फिटनेस फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कैसी हमारी गेम है, कैसा हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर हमारे को उसके बारे में पता है कि कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे यूज़ होते हैं, क्या क्या डोमिनेंट रहता है, हमारे को स्पीड रहती है, एंड्योरेंस रहती है, ठीक है। अगर ये सब कुछ पता है तभी हम उस हिसाब से अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देंगे, अपने बॉडी पार्ट्स को उस सिचुएशन में लाने के लिए जिस सिचुएशन में हमारे को पता है कि ये स्पोर्ट्स खेली जाती है, तैयार करेंगे थ्रू स्पोर्ट्स मेडिसिन। अब बात कर लेते हैं हम एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो हाँ, ये हमारे को ज़रूरत क्यों है, किस लिए हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, तो आइए हम जानते हैं इस बारे में। पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एथलीट्स अबाउट इंजरीज़। सही बात है, अगर हमारे एथलीट्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि यार ये फ्रैक्चर ऐसे टूटा है, फ्रैक्चर ऐसे हो चुका है हमारी बाजू में खेलते खेलते,
या क्रिकेट खेल रहे, बॉल लग गई है, फिंगर टूट गई है, हमारी फिंगर पे बॉल लगी, फिंगर टूट गई। अगर हमारे को नहीं पता होगा तो हम उस बॉडी पार्ट के साथ काफ़ी मतलब कि बहुत ही ख़तरनाक बात हो सकती है उस बॉडी पार्ट के लिए, और वो क्या पता इन फ्यूचर वो सही ना हो, तो वो डिसेबिलिटी भी बन सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द कॉजेज़ ऑफ इंजरीज़। हाँ, कॉज क्या है, कारण क्या हो सकता है उस इंजरी का, उसकी नॉलेज देता है हमारे को स्पोर्ट्स मेडिसिन। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास, टू प्रोवाइड मीन्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़ एंड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरीज़। यह हमारे को बताता है कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इंजरी के हिसाब से, और क्या उसको रिहेबिलिटेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंजरी। अगर सपोज करो हमारा लिगामेंट फ्रैक्चर हो चुका है, तो हम कैसे उसको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, कैसे हम उसके ऊपर वर्कलोड डालेंगे जब वो ठीक होगी, तो उस कैसे हम मूवमेंट करेंगे। मसल टियर हो जाता है या पैर ट्विस्ट हो जाता है, हम अगर सिंपल सी एक बात करें, अगर मैं आपको एक सिंपल सी इंजरी बताऊं, तो जब हमारा पैर ट्विस्ट होता है तो कई लोग जो हैं उनको पता ही नहीं लगता कि क्या करना, वो इतना बड़ा सूज कर बैठ जाता है, डबल हो जाता है पाँव। तो उस सिचुएशन में क्या करना है हमारे को, जब हमारा पाँव ट्विस्ट होता है तो हमारे को आइसिंग करनी चाहिए सबसे पहले। उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है, वो रुक जाती है, ठीक है। जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो जाम हो जाती हैं जो ब्रेक हुई पड़ी हैं। उसके बाद क्या करना है, रेस्ट देनी है, आइसिंग करनी है, फिर रेस्ट देनी है 72 घंटों तक, ऐसे हाफ एन आवर के गैप में हमारे को जो है आइसिंग देनी है, ठीक है। और गर्म पट्टी टाइप जो होता है वो बांध के रखनी है। उसके बाद क्या होगा, जो रिहैबिलिटेशन की बारी आती है, उसके बाद जब रिहैबिलिटेशन करनी है तो स्लो मूवमेंट करनी है, उसकी रोटेशन करनी है एंकल की। एंकल ट्विस्ट है हमारा तो रोटेशन करेंगे हम, स्ट्रेचिंग करेंगे हम, तो जिससे क्या है कि दोबारा वैसे ही वर्क करना शुरू हो जाएगा हमारा फिट जैसे पहले किया करता था। नहीं तो क्या होता है, कई बार रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट, अकड़ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू अवेयर द स्पोर्ट्स पर्सन एंड एथलीट अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट गेम्स। हाँ, अवेयर करना हमारे को स्पोर्ट्स पर्सन को या एथलीट को कि कितनी प्रकार की इंजरीज़ हो सकती है। मस्कुलर इंजरीज़ हो सकती है, या बोन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड इंजरीज़ हो सकती है हमारे को, उसके बारे में हमारे को ब्रीफ करवाना है अपने एथलीट को, अपने प्लेयर को। और वो पॉसिबल होगा जब हम स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है, टू कंसंट्रेट ऑन द कॉजेज़ ऑफ इंजरी। क्या कारण हो सकता है जिस कारण हमारे को इंजरी हुई है। सपोज करो एक एथलीट है, उससे सबसे खेलने से पहले वो वार्म अप करता है, अपनी बॉडी को रेडी करता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। तो अगर उसने वो चीज़ जो है, वो वार्म अप जो है वो प्रॉपर नहीं किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इंजरी का कारण बन सकता है। या वो एथलीट जो है वो ओवरलोड हो चुका है, वो ओवरलोड की कंडीशन में है, वो उसने जो है वर्कआउट इतना ज़्यादा कर लिया है कि उसकी जो बॉडी है वो उसका साथ नहीं दे पा रही है ड्यूरिंग इवेंट, या आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग गेम, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे को कॉज जानना है, या हम अच्छी तरह रेस्ट नहीं कर पाए, हम रिकवर नहीं कर पाए, रिकवरी नहीं है हो पाई हमारी, उस सिचुएशन में भी हमारे को क्या है, इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे को फोकस करना है कारण पे, कि किस कारणवश हमारे को जो है इंजरी हुई है या हो सकती है। अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। हम कॉन्सेप्ट और एम को एक में ही लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का पॉइंट है वो है बायोमैकेनिक्स रिलेटेड
टू स्पोर्ट्स। हमारे को एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है, किन्जियोलॉजी के बारे में, ये हमारे को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को अपनी बॉडी पार्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, अपनी एनाटॉमी की, अपनी बोन स्ट्रक्चर या स्केलेटन सिस्टम की नॉलेज नहीं होगी, तो हम इंजरी को क्योर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड एंड एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, एंड्योरेंस जिससे हमारे को परफॉर्मेंस मिलेगी, कैसा हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होना चाहिए जिससे हमारे को परफॉर्मेंस में हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन आ जाता है, मेटाबॉलिज्म रिलेशन आ जाता है ड्यूरिंग कंपटीशन, और उसके बाद परफॉर्मेंस रिकमेंडेशन आ जाता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से हम कैसे न्यूट्रिशन लेंगे या हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी फंक्शन इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस एक्सरसाइज इन। अब कैसा हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि कैसे हमारा हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, कैसा फंक्शन कर रहा है, कितना योगदान है उसका परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में, तो वो चीज़ भी आ जाती है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन। कार्डियोवैस्कुलर, जी हाँ, कार्डियो से हमारा मतलब है हार्ट वैस्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन। अगर हमारे को कोई डिसीज़ है, खून की या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस सिचुएशन में हमारे को कैसे प्रिवेंशन लेने हैं, कैसे रिहैबिलिटेशन करनी है, वो सब हमारे को जो है बताता है स्पोर्ट्स मेडिसिन। उसके वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिकल एजुकेशन टीचर and today's topic is sports medicine. This is also our new chapter, and today we are start with the concept, aim and scope of sports medicine. So let's start the chapter. स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है वो हेल्थ केयर की एक ब्रांच है जो डील्स करती है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस। ये जो है कॉन्सेप्ट होता है हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन का। अब अगर हम बात करें स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की, तो अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन नहीं होएगी तो कोई भी जो एथलीट है वो खेल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा इंजरीज़ को। उस सिचुएशन में जो उनकी लाइफ वो काफ़ी टफ हो जाती है, तो अगर वो समझ नहीं पाएगा किस टाइप की इंजरी है तो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। और साथ में ही इनकी परफॉर्मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि किस टाइप की इंजरी होती है। और वैसे भी छोटी मोटी इंजरीज तो एथलीट्स को लगती ही रहती है। ये एक अलग से सब्जेक्ट भी होता है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है ये एक। इन फ्यूचर अगर आपको कोई कोर्स करना है तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में भी उभर कर आता है स्पोर्ट्स मेडिसिन। उसके बाद हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ सकते हैं, तो कुछ है मेरे पास पॉइंट्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला पॉइंट है हमारे पास जो वो है स्पोर्ट्स एंड फर्स्ट एड। स्पोर्ट्स और फर्स्ट एड के बारे में हमको जानने को मिलता है इसमें। स्कोप इसका ये है पहला, और दूसरा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर उसके स्ट्रक्चर को या मसल स्ट्रक्चर को हम नहीं जानेंगे तो क्या उसकी इंजरीज़ को क्योर कर पाएंगे हम, तो उसको जानने में हेल्प मिलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फीमेल एंड स्पोर्ट्स। अगर हम फीमेल के स्पोर्ट्स को नहीं जान पाएंगे, किस एज ग्रुप में कौन सा स्पोर्ट्स खेला जाता है, तो हम आगे नहीं कर सकते क्योर इंजरीज़। कुछ इंजरीज़ होती हैं या कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जो एज के हिसाब से भी खेले जाते हैं। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं काफ़ी कॉम्बैट होते हैं, मतलब कि काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, और कुछ होते हैं काफ़ी पीसफुली खेले जाते हैं। तो वो हमारे को कब पता लगे, जब हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी और रिहैबिलिटेशन। जब हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसकी हम रिहैबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं,
मतलब दोबारा से वैसे ही वर्क कैसे करवा सकते हैं उस बॉडी पार्ट को जहाँ पर इंजरी हुई है। सपोज़ करो हमारे लेग में फ्रैक्चर आ चुका है, हमने प्लास्टर लगवाया, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे को पता नहीं होगा बायोमैकेनिज़्म हमारे को उस बॉडी पार्ट का पता नहीं होगा कि कहाँ को मूव करता है और कैसे मूव करता है, तो हम क्या है कि उसको पिछली बार की तरह जैसे नॉर्मल हमारा पाँव था वैसे ही उसको वर्क नहीं करवा सकते और वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट बनकर रह जाता है, वो फुल मूवमेंट, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाता। उसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास फिटनेस फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कैसी हमारी गेम है, कैसा हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर हमारे को उसके बारे में पता है कि कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे यूज़ होते हैं, क्या क्या डोमिनेंट रहता है, हमारे को स्पीड रहती है, एंड्योरेंस रहती है, ठीक है। अगर ये सब कुछ पता है तभी हम उस हिसाब से अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देंगे, अपने बॉडी पार्ट्स को उस सिचुएशन में लाने के लिए जिस सिचुएशन में हमारे को पता है कि ये स्पोर्ट्स खेली जाती है, तैयार करेंगे थ्रू स्पोर्ट्स मेडिसिन। अब बात कर लेते हैं हम एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो हाँ, ये हमारे को ज़रूरत क्यों है, किस लिए हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, तो आइए हम जानते हैं इस बारे में। पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू एथलीट्स अबाउट इंजरीज़। सही बात है, अगर हमारे एथलीट्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि यार ये फ्रैक्चर ऐसे टूटा है, फ्रैक्चर ऐसे हो चुका है हमारी बाजू में खेलते खेलते, या क्रिकेट खेल रहे बॉल लग गई है, फिंगर टूट गई है, हमारी फिंगर पे बॉल लगी, फिंगर टूट गई है, अगर हमारे को नहीं पता होगा तो हम उस बॉडी पार्ट के साथ काफ़ी मतलब कि बहुत ही ख़तरनाक बात हो सकती है उस बॉडी पार्ट के लिए, और वो क्या पता इन फ्यूचर वो सही ना हो, तो वो डिसेबिलिटी भी बन सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द कॉजेज़ ऑफ इंजरीज़। हाँ, कॉज क्या है, कारण क्या हो सकता है उस इंजरी का, उसकी नॉलेज देता है हमारे को स्पोर्ट्स मेडिसिन। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास टू प्रोवाइड मीन्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़ एंड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजरीज़। ये हमारे को बताता है कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इंजरी के हिसाब से और क्या उसको रिहेबिलिटेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंजरी। अगर सपोज करो हमारा लिगामेंट फ्रैक्चर हो चुका है तो हम कैसे उसको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, कैसे हम उसके ऊपर वर्कलोड डालेंगे जब वो ठीक होगी, तो उस कैसे हम मूवमेंट करेंगे। मसल टियर हो जाता है या पैर ट्विस्ट हो जाता है, हम अगर सिंपल सी एक बात करें, अगर मैं आपको एक सिंपल सी इंजरी बताऊं, तो जब हमारा पैर ट्विस्ट होता है तो कई लोग जो हैं उनको पता ही नहीं लगता कि क्या करना, वो इतना बड़ा सूज कर बैठ जाता है, डबल हो जाता है पाँव। तो उस सिचुएशन में क्या करना है हमारे को, जब हमारा पाँव ट्विस्ट होता है तो हमारे को आइसिंग करनी चाहिए सबसे पहले। उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है, वो रुक जाती है, ठीक है। जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो जाम हो जाती हैं जो ब्रेक हुई पड़ी हैं। उसके बाद क्या करना है, रेस्ट देनी है, आइसिंग करनी है, फिर रेस्ट देनी है 72 घंटों तक, ऐसे हाफ एन आवर के गैप में हमारे को जो है आइसिंग देनी है, ठीक है। और गर्म पट्टी टाइप जो होता है वो बांध के रखनी है। उसके बाद क्या होगा, जो रिहैबिलिटेशन की बारी आती है, उसके बाद जब रिहैबिलिटेशन करनी है तो स्लो मूवमेंट करनी है, उसकी रोटेशन करनी है एंकल की। एंकल ट्विस्ट है हमारा तो रोटेशन करेंगे हम, स्ट्रेचिंग करेंगे हम, तो जिससे क्या है कि दोबारा वैसे ही वर्क करना शुरू हो जाएगा हमारा फिट जैसे पहले किया करता था। नहीं तो क्या होता है, कई बार रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट, अकड़ जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू अवेयर द स्पोर्ट्स पर्सन एंड एथलीट अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरी इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट गेम्स। हाँ, अवेयर करना हमारे को स्पोर्ट्स पर्सन को या एथलीट को कि कितनी प्रकार की इंजरीज़ हो सकती है। मस्कुलर इंजरीज़ हो सकती है या बोन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड इंजरीज़ हो सकती है हमारे को, उसके बारे में हमारे को
ब्रीफ करवाना है अपने एथलीट को, अपने प्लेयर को, और वो पॉसिबल होगा जब हम स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है टू कंसंट्रेट ऑन द कॉजेज़ ऑफ इंजरी। क्या कारण हो सकता है जिस कारण हमारे को इंजरी हुई है। सपोज करो एक एथलीट है, उससे सबसे खेलने से पहले वो वार्म अप करता है, अपनी बॉडी को रेडी करता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। तो अगर उसने वो चीज़ जो है, वो वार्म अप जो है वो प्रॉपर नहीं किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इंजरी का कारण बन सकता है। या वो एथलीट जो है वो ओवरलोड हो चुका है, वो ओवरलोड की कंडीशन में है, उसने जो है वर्कआउट इतना ज़्यादा कर लिया है कि उसकी जो बॉडी है वो उसका साथ नहीं दे पा रही है ड्यूरिंग इवेंट, या आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग गेम। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे को कॉज जानना है, या हम अच्छी तरह रेस्ट नहीं कर पाए, हम रिकवर नहीं कर पाए, रिकवरी नहीं है हो पाई हमारी, उस सिचुएशन में भी हमारे को क्या है, इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे को फोकस करना है कारण पे, कि किस कारणवश हमारे को जो है इंजरी हुई है या हो सकती है। अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। हम कॉन्सेप्ट और एम को एक में ही लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का पॉइंट है वो है बायोमैकेनिक्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। हमारे को एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है, किन्जियोलॉजी के बारे में, ये हमारे को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को अपनी बॉडी पार्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, अपनी एनाटॉमी की, अपनी बोन स्ट्रक्चर या स्केलेटन सिस्टम की नॉलेज नहीं होगी, तो हम इंजरी को क्योर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड एंड एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, एंड्योरेंस जिससे हमारे को परफॉर्मेंस मिलेगी, कैसा हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होना चाहिए जिससे हमारे को परफॉर्मेंस में हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन आ जाता है, मेटाबॉलिज्म रिलेशन आ जाता है ड्यूरिंग कंपटीशन, और उसके बाद परफॉर्मेंस रिकमेंडेशन आ जाता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से हम कैसे न्यूट्रिशन लेंगे या हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी फंक्शन इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस एक्सरसाइज इन। अब कैसा हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि कैसे हमारा हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, कैसा फंक्शन कर रहा है, कितना योगदान है उसका परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में, तो वो चीज़ भी आ जाती है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन। कार्डियोवैस्कुलर, जी हाँ, कार्डियो से हमारा मतलब है हार्ट वैस्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन। अगर हमारे को कोई डिसीज़ है, खून की या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस सिचुएशन में हमारे को कैसे प्रिवेंशन लेने हैं, कैसे रिहैबिलिटेशन करनी है, वो सब हमारे को जो है बताता है स्पोर्ट्स मेडिसिन। उसके